मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं आज का सब रंग और तमाम देखने वालों को खुश-आमदीद प्रोग्राम में। और आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ हम करेंगे। इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं उनको 103 दिन हो गए हैं, तकरीबन ये चौथा महीना जा रहा है। अभी तक वो गायब हैं और कोई पता नहीं उनका कि वो कहाँ पर हैं। तमाम इदारे जो हैं वो कह चुके हैं जी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो अभी तक गायब हैं। और अगर आप यूट्यूबर हैं या जर्नलिस्ट हैं तो आप ज़रूर इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाएँ कि वो उनको रिहा कर दें, जिस अदारे के पास भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि वो खैरियत से हों और वो वापस अपनी फैमिली में आकर उनसे मिलें और उनमें खुश बशाश रहें। ये हमारी दुआ है और आप भी इसलिए इसके लिए दुआ किया करें इमरान रियाज़ के लिए। आज जो सबसे बड़ा जो बहरान है इस वक़्त पाकिस्तान में वो है बिजली के बिलों का। और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जहाँ टीवी की फ़ीस जो है वो भी बिल में, इनकम टैक्स भी बिल में, बकाया जो टैक्स हैं वो भी बिल में। और अगर आपका बिल 10,000 है तो 9,000 उसमें मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो मतलब कि पब्लिक जो है वो अब सड़कों पे निकल चुकी है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिलों की वजह से। तो क्या ये जो बिलों की जो बिजली के बिलें हैं, बिल जो है, क्या ये बिजली के बिल जो हैं ये जाके ऐवानों पे गिरेंगे या नहीं? इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अवाम जो है उसमें बहुत गुस्सा है और बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग रो कर और दुहाई करके सड़कों पर निकल आए हैं। इसके अलावा इमरान खान की ज़मानत जो है वो तो हो गई थी तोशाखाना केस में, लेकिन इमरान साहब को खुद भी नहीं पता और अदालत में भी पेश नहीं किया गया। वुकला को भी नहीं पता और उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफर केस में डाल दी गई। और जब ज़मानत दी गई तो उनको रिहा नहीं होने दिया क्योंकि ऑलरेडी उनकी 5 दिन पहले ज़मानतों से गिरफ्तारी जो है वो साइफर केस में डाल दी गई थी। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अता तारड़ साहब जो हैं उनको पता नहीं कहाँ से खबर हो जाती है। वो कहते हैं जी कि जो जिस्मानी रिमांड है वो अदालत ने नहीं दिया, जुडिशियल रिमांड जो है वो दे दिया है। पता नहीं इनको किसने ये इल्म अता किया हुआ है अता तारड़ साहब को कि इनको सबसे पहले पता लग जाता है कि अदालतें जो हैं वो क्या कर रही हैं और उन्होंने क्या जो हुक्म है वो जारी किए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। डार साहब जो हैं लंदन में बैठकर बड़े डॉलर के बारे में और मईशत के बारे में एक भाषण दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बड़ी और उन्होंने कहा जी कि मैं इंशाल्लाह अगर हमें कौम ने दोबारा मौका दिया और हम आगे पाकिस्तान की मैशत ठीक करेंगे। तो डार साहब जो हैं वो जाते-जाते वो जब जहाज़ पे चढ़े थे तो कहने लगे थे कि जी ₹10 कम हो गया डॉलर, मैं आऊँगा तो उसको 200 से नीचे लेकर जाऊँगा। लेकिन जब वो छोड़कर गए हैं तो वो तकरीबन ₹300 पे पहुँच चुका था। तो क्या पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है, वो एक बार फिर डार साहब को और नून लीग को जो है वो हुकूमत देने के लिए तैयार है या नहीं? लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो बहुत कुछ हो जाता है, जिन पर फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी एक वज़ीर-ए-आज़म और दूसरा वज़ीर-ए-आला बन जाता है, तो पाकिस्तान में कुछ विवाहित है। इसलिए हो सकता है जी कि नून लीग जो है वो फिर दोबारा हुकूमत में आ जाए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनको रिहाई मिली कोर्ट की तरफ से लेकिन दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और कैसे गिरफ्तार किया गया, ज़रा सुनिएगा। जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो उनके साथ थे, उन्होंने क्या कहा? डीआईजी ने एकदम दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर बाहर जाकर तो 2 दर्जन गुंडे जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे और शलवार कमीज में थे, 2 दर्जन, वो एकदम झपट पड़े चौधरी साहब पर। चौधरी साहब ने कहा कोई वारंट्स तो दिखाएं, किस में लाए? कोई वारंट्स नहीं दिखाए। उठाया चौधरी साहब को 2 ने टांगों से और 2 ने जो है इधर से पीछे सर और बाजुओं से पकड़ा और इस तरह से वो जिस तरह किसी बोरी को उठा के तो इस तरह जाया जाता है। और यही वजह थी कि ये ऑर्डर किया
जज साहब ने भी तंग आकर के भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने, बाहर का नहीं देखा होता, उन्होंने जनाब जज साहब को उठा के दूसरी एक गाड़ी आई हुई थी उसमें डंप किया। और तो ये आप इस तरह देखिएगा कि ये तो जो ये परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया है, ये उन्होंने निज़ाम अदल को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पाकिस्तान के कानून को गिरफ्तार किया, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को गिरफ्तार किया, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को जो है गिरफ्तार किया। और ये तज़हीक की है, ये गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल है, ये अगवा है, अगवा है। जी, तो आपने सुना लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये तो अगवा है। और उन्होंने और बहुत सारी भी बातें की हैं इस हवाले से। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करके अटक पहुंचा दिया गया है। हालांकि जज साहब ने कहा था कि इनको बाहिफाजत घर पहुंचाया जाए, और रास्ते में से बकौल खोसा साहब के जी नकाब पोश थे, उन्होंने अपने मुंह ढांपे हुए थे, उन्होंने धावा बोल दिया। 15-16 लोग थे, वर्दियां नहीं थी, सलवार कमीजें पहनी हुई थी। उन्होंने परवेज इलाही साहब को उठा के जिस तरह बोरी गाड़ी में डालते हैं इस तरह डाला और वो साथ ले गए, और परवेज इलाही साहब जो है वो अटक जेल में पहुंच गए। इसके अलावा एक और बहुत बहस चली हुई है कि इमरान खान साहब ने एक वकील जो है वो किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे तफसीलन जब हमारे साथ चौधरी इफ्तिखार साहब जो कि पहुंच चुके हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप ही 2 हफ्ते से गायब थे, हम तो मिसिंग पर्सन में आपका वो नाम लिखवाया हुआ था हमारा। अच्छा, मैं असल में कोई 2-1 हफ्ते के बाद हाजिर हुआ हूँ। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी थे, इसलिए अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि मिसिंग पर्सन में ना तो नाम आया है ना कोई पूछने आया है, बाहर कोई पता नहीं है। तो इफ्तिखार भाई चलते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी सी बात करेंगे हम इमरान रियाज खान की कि उनको तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं, वो गायब हैं और तमाम अदारे जो हैं वो हाथ साफ करके बैठ गए हैं कि जी हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ गायब हो गए हैं इमरान खान? देखें, इमरान रियाज का एक आप बताएं कि जी 9 मई के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है ना, ठीक है ना। वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में और रजीम चेंज पर ऑपरेशन जो हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसका बाजवा जिम्मेदार था, और कुछ लोग इधर पाकिस्तान के अंदर जो उनके साथ शामिल थे, ये साइफर केस जो आपने आज जिसका इमरान खान पर कैद किया हुआ है इमरान को, तो जो उनके लॉयर हैं अली उस्मान, क्या उनका नाम है, वो यही उनका बिलीफ है कि वो उनको पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उठा लिया, वो सियालकोट जेल के अंदर से उसे उठा के फिर आगे चले गए, और वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे जाहिर। और पूरे जो क्या कहते हैं लॉयर्स कम्युनिटी है और जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो यही कह रही है कि एजेंसीज के पास है, और वो किस शक्ल में है, कैसे है, अब इसके बारे में आप रोजाना कोई र्यूमर सुनते हैं, अल्लाह रहम करे। कोई कहता है वो पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है, कोई कहता है कि जी नहीं उसको ठीक ठाक है, कोई शेप बड़ी हुई है, उसके लोगों के साथ अपने बच्चों के साथ बात करवा दी गई है, ये हो गया वो। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, अब उस आजाद मुल्क अभी 14 अगस्त फिर हमने मनाई है या जैसे भी मनाई है, तो वो उस आजाद मुल्क के अंदर एक बंदे के जो शहरी हकूक हैं, एक इंडिपेंडेंट, अगर उसके खिलाफ कोई भी केस है, हम कहते हैं कि उसको पकड़ के लाएं, अदालत के अंदर पेश करें। अगर उस पर कोई कत्ल का केस है, कोई डकैती का केस है, दहशतगर्दी का केस है, उसको सजा सुनाए फिर उसको, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत आप उसको चले, लेके चले। लेकिन इस तरह अगवा करना जो है वो मेरा ख्याल है कि उससे आवाम में मायूसी फैलती है, और हमारा जो कानून है, जो लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अंदर, अब उस लॉलेसनेस की का जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारे तमाम जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, किसी को किसी टाइम पर उठा लिया जाए और ये भी पता नहीं होगा कि ये शख्स जो है ये अपना सरकारी आदमी था या एक प्राइवेट डाकू जो उठा के कच्चे में ले गए हैं, ठीक है ना। अब कच्चे के अंदर भी वो इसी तरह के लोग होते हैं ना, जिन्होंने वो मुंह पे गांठे बांधे होते हैं और वो पकड़ के ले जाते हैं। अब जिस तरह परवेज इलाही को वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा है
और एसएसपी वो चीखे मार रहा है, रो रहा है कि यार बताओ तो सही क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई नैब की और एसएसपी कौन था वो? उधर से उन्होंने कहा था कि यार इसको साथ लेके जाओ, इसको घर छोड़ के आओ। जो हाई कोर्ट के अंदर जो होती सिक्योरिटी का एसपी, वो उसको छोड़ने को उसके आगे से ले गए। यानी उनको इसका मतलब उनको पता था ये कौन होगा। फिर हेलीकॉप्टर पे उसको अगर शिफ्ट किया गया और वहीं पे अटक जेल के अंदर कहा जाए। अब सुबह उसका केस टेकअप होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फाइल होगी। उससे पहले भी आपको पता होगा कि ये शहरियार अफरीदी के बारे में उसको पता नहीं 10 दफा उसको निकलता था पकड़ लेते थे, निकलता था पकड़ लेते थे। तो फिर बाद में बाबर सत्तार साहब ने जो है वो एक केस किया, जो उसकी हियरिंग की थी, और इस पे डीसी इस्लामाबाद और जो डीआईजी और आईजी और ये एसएसपी जो ऑपरेशन था जमील, उसको मतलब ये कंटेम्प्ट उनको दी और उनको कहा था कि आप जो है पेश हो और आपको सजा क्यों ना दी जाए, इस तरह की बात होती है। और इसका भी यही हाल होगा। और इससे क्या बात निकलती है कि हमारे जो सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है और पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। अब वो पुलिस जो है वो एक आम कॉमन मैन को तो उठा के ले जा सकती है, लेकिन उनके पीछे कौन लोग जो हैं वो इस तरह एजेंसी के लोग हैं, कौन लोग हैं? देखिए एजेंसीज भी जो पावर ड्राइव करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से करती है। जो आर्मी चीफ बनता है या आईजी बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो प्रेसिडेंट बनता है, ये सब लोग पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे वो अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशन को डिराइव करते हैं। ये बात तो नहीं है कि जी अब कोई भी शख्स आ जाएगा कि जिसके पास ताकत है वो कहे मैं जनाब ये चीफ बन जाऊंगा, मैं आईजी बन जाऊंगा, मैं फलां कर लूंगा। इस तरह तो जत्थों की जो है वो हुकूमत नहीं होती। इसी को तो बनाना रिपब्लिक कहते हैं जो लोग बात कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं इमरान रियाज साहब की, इमरान रियाज जो है वो जमीर का कैदी है, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो आप देखें कि आहिस्ता अरशद शरीफ का जो केस है, कत्ल का केस है, अब वहां पे अब सुना कीनिया जा रहे हैं, हमारे जो कुछ साहिबान जा रहे हैं, निगरान हुकूमत के भी जा रहे हैं। और आप ये देखें कि वहां पे अरशद शरीफ को के बारे में आज कहा जा रहा है कि बल्कि कीनिया का एक सहाफी आज कह रहा था कि अभी तक ये नहीं पता वो जो 5 बंदे जो इस केस में मुलव्वस पुलिस वाले हैं कीनिया के अंदर, उनका अभी तक वो बयान नहीं हुआ, ना वो उनको मुअत्तल किया गया। ठीक है ना। तो अब जाहिर है कि इस तरह का, और फिर ये जो चीफ जस्टिस साहब ने एक दफा कहा था, अब पता नहीं वो कहते हैं कि नहीं कहते, वो फारिग होने वाले हैं 8-10 दिन तक, कि जी आप वो जो 16 FIR अरशद शरीफ पर हुई थी, आप कम से कम उन मुद्दइयों को तो पेश करें कि वो कौन लोग थे और उसके अंदर जो भी लोग शामिल थे या जिन पर उनकी वालदा ने इल्जाम लगाया था कि ये लोग शामिल है, कम से कम उनको इन्वेस्टिगेट तो करें कि ये झूठ है या सच है। तो लिहाजा रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान एज ए स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या मेरे मुंह में खा कोई भी मुल्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। जी कैसा? अच्छा इफ्तिखार भाई, बड़ी तफसील से आपने इमरान रियाज के बारे में बात की और परवेज इलाही साहब का जो किस्सा है उसको भी आपने कवर किया है। लेकिन जो इस वक्त बहरान है मुल्क में, वो सबसे बड़ा बहरान जो है वो बिजली के बिलों का है। और अवाम जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारे निगरान वजीर आजम हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसा मसला ही नहीं है, ये गलत रिपोर्ट किया जा रहा है, कोई मसला नहीं है, अवाम को कोई तकलीफ नहीं है बिलों की वजह से। आप क्या समझते हैं कि ये जो बुरान है बिजली के बिलों का, क्या ये बिजली जाके ऐवानों पे गिरेगी? जो जिम्मेदार हैं लोग इसके। देखें जी, रियलाइजेशन की बात है। आप ये देखें कि जो सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो आजाद कश्मीर में है, ठीक है, मीरपुर में और ये इस तरह। वो ये कहते हैं कि आप हमारे इस एरिया से 5 रुपए के हिसाब से बिजली खरीदते हैं और हमें 50-60 रुपए जो है वो बिजली हमें फरोख्त करते हैं। तो हमें कितने नफलों का सवाब होता है कि हमसे चीज खरीद कर 50 रुपए की हमें बेची जाती है। लोग इस वक्त खंबे उखाड़ रहे हैं कि भाड़ में जाए तुम्हारी ये खंबे और ये बिजली की लाइनें, या उखाड़ के ले जाओ, हमें चाहिए नहीं, हम मोमबत्ती या वो दिया जला लेंगे, थोड़ा सा रोमांटिक माहौल कर लेंगे। तो ये जो अब बात कर रहे हैं कि कल आप देखें कि पूरी पहिया जाम हड़ताल थी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है, उनकी मैक्सिमम 2 या 3 सीटें होती हैं, सेनेट के अंदर भी 1-2 सीटें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पहिया जाम हड़ताल हुई है। कराची से लेकर पेशावर खैबर तक सारे वो उन्होंने पहिया। लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, या हम जो दुकानें जो है, एक तो हमें कहा जाता है कि 8 बजे बंद कर दें, 7 बजे बंद कर दें, 10 बजे बंद कर दें,
और वो जो हमारा टाइम होता है बिजनेस का उसमें आप काम है। फिर दूसरा 8 या 9 10 जो यूनिट्स हैं, 8-10 यूनिट्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो कोई किसी का 40,000 रुपया बिल आया है, किसी का 10,000 बिल आया है, किसी का 50,000 रुपया बिल आया। यहाँ पर मैं एक दुकानदार हूं, मुझे बता रहा था सर 4,80,000 रुपया बिल आया। अब मैं हैरान हो गया कि यार 4,80,000, मैं सर झूठ बोल रहा है, मैंने देख रहा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो है अवाम खुदकशियां कर रहे हैं। आपके सामने कोई गाड़ी किसी ट्रेन के आगे छलांगे मार रहा है, कोई समुद्र में कूद रहा है, कोई अपनी गर्दन लटका रहा है उसके पंखे के साथ। तो इस तरह जो है जो फ्रस्ट्रेशन जो है, और लोग अपने बच्चे मार रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं। तो अगर हुकूमत जो है या निगरान हुकूमत, ये तो वैसे ही फेल हो चुकी है। 15 दिन के अंदर ये इनका जो था वो जो टेक्नोक्रेट का जो एक हमारे ऊपर एक तारीख किया गया था कि जी टेक्नोक्रेट आकर ये मुल्क को संवार देंगे। तो वो ये जो निगरान काकड़ साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, उनको ये इदराक ही नहीं है। तो उनका जाहिर है उनकी कौन सी लोड शेडिंग होनी है घर में, उनके कौन से मतलब बिजली का बिल उन्होंने पे करना होता है, ठीक है ना। उनको अगर अपने पल्ले से बिजली का जी सर, दूसरे मुल्कों में जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर हम यूके में रहते हैं, हमें जो तनख्वाहें मिलती है, मैं खुद भी सेमी गवर्नमेंट में काम करता रहा हूँ, हमें खुद अपने बिल जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं बिजली के। अगर कोई किराए के मकान में रहता है वो किराया भी अदा करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में एलीट क्लास जो है, जो ये हुक्मरान है, चोरी चकारी तो एक तरफ उनकी, लेकिन उनको बिजली फ्री मिलती है, गैस फ्री मिलती है, और पेट्रोल भी फ्री मिलता है, पेट्रोल फ्री होता है। जी जी। तो फिर अवाम जो है वो इस चीज पे गुस्सा तो उनका सही है। जी सर, बात यह है कि अभी निगरान जो वजीर आजम साहब है वो चीजों का इदराक नहीं कर रही है, उनको पता ही कोई नहीं है किसी चीज का। जिस तरह वो आपकी जो मलका थी फ्रांस की 1789 में, ये कहती थी ये जो किसान जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, हमला कर रहे हैं महल के ऊपर। तो उनसे वजीर से पूछा कि भाई इनका क्या मसला है। वो कहता जी रोटी नहीं इनको खाने को मिलती। कहते कमाल है, रोटी खाने को नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। तो अभी वो हमें कह रहे हैं कि तुम केक क्यों नहीं खाते, ठीक है ना। तो बाद में फिर वो जाहिर है कि उसी मलका की जो गर्दन है वो चौक में लटकती रही है, पता नहीं कितने महीने लटकती रही है, जो इनकलाब फ्रांस हुआ था। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जितने भी लीडर, आपको IMF कब मना करती है कि जनाब इनसे इन पर टैक्स जो है वो ट्रिपल कर दें, 4 गुना कर दें। कोई कहता अभी अगले महीने जो है वो फिर आप पर जो यूनिट के इजाफा होगा को 90 रुपए यूनिट तक जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका सोलर था, वो सोलर जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है जो अपने सोलर लगाएगा। अब पहले तो होती थी ना बिजली जो है जो बच जाती थी वो वापदा खरीद लेता था खास रेट के तहत। अब वो कहता है कि हमारे पास फालतू बिजली है, क्योंकि लोग खर्च ही नहीं कर रहे। अब लोग जब खर्च ही नहीं कर रहे तो वो फालतू बिजली पड़ी है, उसके भी पैसे हमने देने हैं। जो चोरी होती है बिजली वो भी हमने पे करना है, लाइन लॉसेज जो है। और उसके बाद कैपेसिटी चार्जेस हैं। आप अंदाजा करें कि कैपेसिटी चार्जेस आप दुआ दें इस इमरान खान को, जिसने फिक्स कर दिया कि इन्होंने तय किया था बेनजीर भुट्टो ने, जब IPP के साथ इन्होंने कोई डील मिलाई थी। और डील जो है आपको पता है डील के साथ कई चीजें शामिल होती हैं। तो उसमें उन्होंने जनाब डॉलर्स में पेमेंट करनी थी कैपेसिटी चार्जेस के, वो यूज करें या ना करें बिजली, वो हम वो बनाए ना बने तो उनको आपने पे करना है, और वो भी डॉलर्स में पे करना है। फिर इमरान खान ने इनको बुलाया था अपने दौर में IPPs वालों को कि जनाब इधर बैठे जरा। तो उसने डॉलर जो है फिक्स कर दिया था 148 रुपीज पर। आज अगर डॉलर 148 रुपीज पर ये फिक्स ना किया होता तो मुझे बताएं कि 350 रुपए तक आज डॉलर मिल नहीं रहा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और ये अभी तक जाएगा 400 रुपए तक जाएगा या 500 तक जाएगा। मुझे बताएं कहां की पाकिस्तान की इकोनॉमी रहेगी। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिले हैं 50, कल मिले हैं उन 50 के करीब बिजनेसमैनों के, और उनको कहा है कि जनाब हम बिजनेस के हवाले से सब चीजें आपको देने को तैयार हैं, स्मगलिंग को रोकेंगे हम, जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें। मुझे ये आप बताएं कि आपकी किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स। आप अगर डॉलर को 150 रुपए पे दोबारा ले आए ना जरा डॉलर को, वो जिस तरह साग डार कहकर गया था कि जी मैं आऊंगा तो वो डंडा चलेगा, तो अभी तो चला ही नहीं, मैं उतरा हूं तो ये हो गया था। और वो DG ISPR भी कहता था कि जनाब डॉलर जो है वो गिर गया आज, जनाब बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी। तो वो जनाब साग डार भाग गया।
ठीक है ना। अब वो वहां से भागकर वो अपने क्या कहते हैं वहां से बैठा बढ़ के मार रहा है कि अब हम जब चौथी दफा अगर हमें वजीर आजम आप बनाएंगे, हमें जनाब हुकूमत देंगे तो हम यूं कर देंगे। और खुदा का वास्ता है आप मतलब इधर की बात मत करो। आप अगर पाकिस्तान में आप आ गए तो जिस तरह भिपरा हुआ है जो है अपना क्राउड भिपरा हुआ है, चौकों में खड़ा और लीडरलेस है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं या फलां के लोग हैं, तो वो तो जमात इस्लामी की तरफ से कल हुआ था। अदरवाइज जो लोग आपको नजर आ रहे हैं चौकों के अंदर बिल जला रहे हैं, खंबे फाड़ रहे हैं, वो कॉमन पीपल है, ठीक है ना। उनको कहां से वो आप मुझे बताएं वो पैसे दें, वो फलां करें। लोग अपनी चूड़ियां बेच रहे हैं, अपने वो पता नहीं बच्चों के क्या क्या बेचेंगे, कितनी हद तक अपनी इज्जत जो है वो उसको कायम रखेंगे। तो लिहाजा इनको जो ये देखें, आर्मी चीफ भी अगर वो कह रहे हैं कि जी बिजनेसमैन को, तो आप डॉलर का रेट कम कर दें, आपको जरूरत ही नहीं है। आप किस तरीके से कम करना है? अगर यही बात इमरान खान ने कही थी कि मैंने शौकत तरीन को भेजा था न्यूट्रल्स के पास कि खुदा का वास्ता है थोड़े को कंट्रोल नहीं होनी, ठीक है ना। अगर कंट्रोल हो जाती तो वो वही बात हुई। आज जो 170 पे था डॉलर जो था, वो आज देखें कहां पे पहुंच गया, ये इन साइंसदानों की वजह से। और उसके बाद वो दूसरा आप देखें कि चीनी आज 200 रुपए किलो है सर। जो 55 रुपए हुई थी, 5 रुपए बढ़ा था, तो उस पे जनाब रोला पाड़ दिया था इमरान खान ने। और आपके जो हरदिल अजीज जो है, मरियम नवाज जो है, वो जनाब अपना जितने भी एंकर हैं सब खामोश हैं, जो माइक लेकर जाते मैं वो कहता हूँ फोत हो गए हो। मैं कहता हूँ वो फोत हो गए हो। मैंने तो कहता वो 10वां भी बना लिया, उनका 40वां भी कर लिया कि जनाब वो किधर चले गए। वो जनाब जो शोर मचाते थे कि जी ये इमरान खान लूट कर खा गया है, ये हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, ना अहल है, हम तजर्बाकार टीम लेकर आए थे। आप देखें वो 350 रुपए पे डॉलर नहीं मिल रहा और आज अब एलसीआं खुल नहीं रही। आप अगर आर्मी चीफ से जिस तरह इमरान खान कहता है कि जी आर्मी चीफ ने ये कैसे कर देना, वैसे कर देना, पहली बात तो ये है कि ये मिलिट्री का तो काम नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं होते, हर चीज वो नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान का डिफेंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से या जिस तरीके से भी, तो वो ये उनका काम नहीं है कि जी वो इनको ठीक करें, मईशत को ठीक करें। अब उन्होंने ज़राअत भी अपने पास ले लिया, आईटी भी अपने साथ पास ले लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप डॉलर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल क्लैप्स कर चुकी है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, मुश्किल में। और मुश्किल फैसले ये हमारे भाड़ में गए मुश्किल फैसले यार। आपकी कौम जो है, वो अवाम जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है, ठीक है ना। वो दालें जो पता नहीं 500-500 रुपए की दालें जो आप परेशान हो जाते हैं उनकी रेट सुन के मार्केट के अंदर जाके, ठीक है ना। तो वो फिर ये शुक्र करेंगे गोरडा का दरबार खुला होता है, जाके हम शापर में जाके चावल ले आते हैं जाके। अदरवाइज यहाँ पर आपको खाने के लिए लोग जो है वो दाता साहब वगैरह जाके वो चावल खा लेते हैं। अदरवाइज वो भी अगर वो बंद हो जाए तो लोग कहाँ वो भूखे मरेंगे ना ये सारे। और आप देखें वीडियोस लगी हुई है, कोई एक बच्चा आटा चोरी कर रहा है 1 किलो 2 किलो, उसको तशद्दुद कर रहे हो पकड़ के, छोटा सा बच्चा है कि मेरी माँ भूखी है 4-5 दिनों से। तो ये जो काकड़ साहब है उनको एक तो रियलिटी का नहीं पता या वो रियलिटी को समझना ही नहीं चाहते, ग्राउंड रियलिटी जो है कि उसको क्या वो कर रहे हैं। और आपका एक काम जो जिस मकसद के लिए आपको लाया गया वो है आपको इलेक्शन करवाना, ठीक है ना। वो बाकी सारे काम कर रहे हैं इलेक्शन करवाने की तरफ तवज्जो देने के अलावा। जी कैसा जो पहले हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, वो भी बाकी सब काम जो है वो कर रही थी, अपने केसेस खत्म करवा रही थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इफ्तिखार भाई, उसका जो हुक्म था 90 दिन का इलेक्शन करवाना, वो भी उन्होंने नहीं माना। और ये हमारी जो अदालतें हैं, आप देखें ना, जैसे परवेज इलाही की हमने बात की कि उनको दोबारा बकौल लतीफ खोसा साहब के किडनैप किया गया है, तो जज साहब ने कहा था बाहिफाजत घर पहुंचाएं। तो हमारी अदालतें जो हैं वो किस किस्म की मतलब बेबसी में है। सर मैं अर्ज करूं अब परवेज इलाही को हेलीकॉप्टर पे उठा के लेकर गए, मुझे बताएंगे आप हेलीकॉप्टर का वो कितना इतना क्या वो अहम बता रहा था उसको, जो 16 एमपीओ के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जिस कानून के तहत उसको फिर बंद किया। और ये वही थे कि जी जिस पर डीसी इस्लामाबाद को इससे ये पिछले हफ्ते जो है उसको जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको जनाब शोकाज नोटिस जारी कर दिया था और उनको कहा था कि नौकरियों से क्यों ना तुम्हें फारिग कर दिया जाए। अब फिर कल यही हंगामा होने वाला है, ठीक है ना, कि यही जनाब वो करने वाला है। कहने का मकसद ये है इफ्तिखार भाई, कहने का मकसद ये है
कि हमारी अदालतें कब तक ऐसे खामोश रहेंगी? सर अब ये देखें ना, मैं बता रहा हूं कि 14 मई को इन्होंने फैसला दे दिया, 14 मई के हवाले से, कि इलेक्शन जो है वो करवाना चाहिए था। अब जो है वो ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये फैसला दिया। अब 14 मई को किसने इलेक्शन नहीं करवाया था, वो उसमें सबसे पहले का मुजरम जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद जिन जिन से पूछा गया था कि जनाब आप सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं, यानी ख्वाजा आसफ और ये जो डिफेंस मिनिस्टर था, और दूसरा क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला था, शहबाज शरीफ, इनका आर्टिकल 6 के तहत इनका ट्रायल होना चाहिए था और इस पे ट्रायल करना चाहिए था और इनको रिमूव करना चाहिए था कि आप आर्टिकल 6 की आपने बेहुरमती की है। मुशर्रफ को सजाए मौत हो सकती है आर्टिकल 6 पर। वो अलग बात है, वकार सेठ की अदालत को खत्म कर दिया गया था, लेकिन वो जो फैसला है आज तक स्टैंड का। अदालत अगर ये हुक्म देती है कि आर्टिकल 6 होना चाहिए तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा सर? सर इम्प्लीमेंट मैं ये कहता हूं कि वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था मुशर्रफ वाला केस, लेकिन बात ये होती है कि वो स्टैंड कर रहा होता है। फिर रूल ऑफ लॉ के बगैर अगर देखें, अभी तो यही बात चल रहा है कि इमरान ने जाते हुए क्या बात कही थी कि इस वक्त जो है इलेक्शन क्या कहते हैं मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ के आपको आपके जो राइट्स होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, राइट्स भी, मैं तो कहता हूँ लेफ्ट भी खत्म हो जाते हैं, राइट भी खत्म हो जाते हैं आपके, तो वो लेफ्ट राइट जो है वो सिर्फ चल रहा होता है। तो आप सिर्फ ये देखें कि इसके ऊपर वुकला जो है अब कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखें ना किस तरह उन्होंने रिलीफ ली है, लड़ना पड़ा, आफ्टर कोर्ट से रिलीफ ली है ना इमरान खान ने, ठीक है ना। उसके अंदर जो आपका तोशाखाना वाला केस था, और उसको इतना मजबूर कर दिया था आमिर फारूक को, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि उसको मजबूर करना हो गया कि हाँ वाकई जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से कम है उसको बेल जो है वो पहली पेशी पर मिल जानी चाहिए थी। उस पर आपने 20-25 दिन जो लगा दिए हैं वो एक क्राइम है या इस तरह की बात है। फिर दूसरा आप देखें कि लतीफ खोसा को, वो ऊपर गए थे, वो उसको लिफ्ट में बंद कर दिया 1 घंटा के लिए, वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसको वो साजिश करके वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर आप जो जेल के अंदर आप मिल नहीं सकते, वो लॉयर जो है वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपकी लड़ाई हो रही होती है अटक जेल के बाहर अंदर। अब मुझे कोई बात ये भी समझ लग रही है, किसी ने ये भी बात कही है कि अटक जेल में उसको पहुंचा दिया परवेज लाई को, शायद को अंदर को डील करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात भी तय है कि इमरान जो है वो किसी सूरत में भी वो ये बात जो है वो उस पर राजी नहीं होगा कि उसको जहाज में बिठाकर वो बाहर के मुल्क में चला जाए। वो कभी भी नवाज शरीफ की तरह ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी जो अदालतें हैं बुनियादी तौर पे ये अब ये भी एक गलत एक तौजीह है। 2-3 फैसले बड़े अहम होने वाले हैं। एक तो नैब का केस का फैसला होना कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना। एक दूसरा जो है आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है जिसके अंदर 2 निगरान वजीर आजम वज़ीर आला बैठे हुए थे जिनका मैंडेट ही नहीं था, जो इलीगली बैठे हुए थे। अब वो अगर कोई चीज फैसला करते हैं कि जी जनाब आप जो है फरवरी में या मार्च में इलेक्शन करवा दें, आप पता नहीं उसको कहाँ लिखा हुआ है 90 डेज में नहीं करवाएंगे, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये जो है ये जस्टिस बंदियाल साहब जाते जाते 8-10 दिन के अंदर ये कोई ना कोई ऐसी जरूर हरकत करेंगे कि जो ऑलरेडी जिस तरह तोशाखाना वाला केस भी चल रहा है, 2-3 और केस चल रहे हैं, फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स का भी केस चल रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की मतलब लीगैलिटी क्या है कि उसमें सिविलियन को ट्रायल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसमें 4-5 जो अहम तरीन केसेस हैं इसके अंदर 2 का भी फैसला कर दें, क्योंकि देखें आप ये मत समझें कि जी जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो जनाब वो जो करते जाएंगे ये करते जाएंगे। आप ये कभी भी ये आमिर फारूक के बारे में यही कहा जा रहा था इन्होंने नहीं करना, ठीक है ना। तो अब तोशाखाना वाला केस में अब जो उन्होंने लीगल पॉइंट्स उठाए हैं अब उनको मजबूर होना पड़ा तोशाखाना वाला केस में भी, और इसी तरह साइफर केस में। अब साइफर केस में वो कहते हैं कि हम चीफ जस्टिस वो कि जी हमारे जो इस पूरे केस में दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब भी थे, ठीक है ना। क्या वो जनरल बाजवा को बुलाएंगे, ठीक है ना, और उसमें जनाब क्या डोनाल्ड लू भी उसमें आएगा, ठीक है ना, क्या असद मजीद को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, और क्या वो डेविड ब्लूम। आप अंदाजा करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जो गैर कानूनी तौर पर गैर आईनी तौर पर वो डेविड ब्लूम जो अमेरिकी सफीर है पाकिस्तान के अंदर उससे मुलाकात कर रहा है, लेकिन अपना जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हेड ऑफ द स्टेट होता है
और उसके अलावा वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, उससे मिलने को वो तैयार नहीं है। भाई आप उसको मिल लेते, जाके कह देते कि जनाब ऑनरेबल सर मैं इस बात की वो नहीं मान रहा। वो भी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि जनाब इसका क्या फैसला होना, कि ये वो क्योंकि चीफ वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भाई मैंने ये एक्ट पे साइन नहीं किया, ना मैंने अप्रूवल दी है। तो आपने उसकी बेस पर हसनात जुल्करनैन की अदालत एक बना के स्पेशल कोर्ट बना के उस पर केस ट्रायल भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब उसका भी एक फैसला होना है। तो अल्टीमेटली जो रिलीफ होना है, जैसी भी है अदालत लंगड़ी है या लूली है, और ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनाब फायज ईसा आते ही जनाब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की हमायत में फैसले देने शुरू कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो वो कि आप इस किस्म के जो फैसले जो हैं जो बिल्कुल ही आइन के खिलाफ हैं वो फैसले दे। आप जो प्रोसीजर जो बिल है जिस तरह की वो बात कर रहे थे, कोर्ट का जो पिछले के डिसीजन जो है, पिछले जो वर्डिक्ट्स हैं उसको जनाब खोले जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ देने की जो बात हो रही थी। आप मुझे ये बताएं कि 184(3) की जो ये बात कर रहे थे इसमें अमेंडमेंट हो गई है, ये हो गया, तो चीफ जस्टिस जब नेक्स्ट आ रहा है 10 दिन के बाद फायज ईसा, वो क्यों चाहेगा कि उसकी जो पावर्स हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको रिड्यूस किया जाए? वो क्यों उसको किया जाएगा? तो ये इनकी मिस कैलकुलेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी रिलीफ मिलनी है अल्टीमेटली सख्ती से ये वो के रोला डाल के जो भी है, और फिर ऊपर से ये बुकला का कन्वेंशन हो रहा है जिसपे जस अहमद अली खान साहब ने बड़ी स्ट्रिक्ट बातें की है कि जी आप देखें कि आइन में जो मसल्ला अफवाज हैं या हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी वर्दी वाले लोग हैं, वो भी पावर डिराइव करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने बकायदा हलफ दिया होता है, आर्टिकल 244 में हलफनामा है बकायदा आर्म फोर्सेस का, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो लिहाजा वो जो 5 को जो हो रहा है ये आपका कन्वेंशन हो रहा है, वो अलग बात है। दूसरी तरफ भी उन्होंने मुखालिफ पार्टी भी उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी जनाब इसका जो असरात तोड़े जाए। तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के अंदर जो हमारी वुकला काला कोर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। आप जो है वो इकानमी को बहाल, मैं कहता हूँ इमरान खान भी यही कह रहा है कि आप इकानमी को बहाल कर दें। अब मुझे भूल जाए, मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ता। आज डॉलर 100 रुपए के ले आए तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। आज जो आपकी बिजली जो है वो 12 रुपए या 15 रुपए पे आप यूनिट ले आए, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे और काकड़ को सलूट मारेंगे, साथ पीछे आर्मी चीफ को भी सलूट मारेंगे कि आप जो इकॉनमी आज जो है आपका जो जी सर बिल्कुल भूल जाएगा। ये मैं लिख के लिखा देता हूँ, बिल्कुल भूल जाएंगे। इस वक्त तो जो अवाम है ना वो क्या कहते थे बड़ी बिफरी हुई है। और वैसे ये एक सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। देखें, ब्यूरोक्रेट जनरलों हुक्मरानों के घरों में अंधेरा कर दो, पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। ये आम लोग पार्टी है, वो भी ये कह रही है। और दूसरी तरफ जो कुछ वकला हैं वो भी सामने आ गए हैं। ये राव ज़ीशान अली खान एडवोकेट हैं, ये कहते हैं अगर वापडा वाले आपका कलेक्शन काटने आए, जो बंदा वापडा वालों को लित्तर मारेगा मैं इसका केस फ्री लड़ूंगा। तो अवाम जो है वो तो सख्त तंग है। दूसरी तरफ ये देखिए सर, इसमें मेरी बात हुई है वापडा वालों के कुछ लोगों के साथ, बारे में जो बात की थी वो भी आप देखिए। हाँ जी जी जी, मैंने कहा है कि मैं इस उसमें गया था ना फातिहा पे, मैंने आपको अभी बताया तो है ना कि जी मैंने वो 10वां भी कर लिया है। वो सारे आपके वो जो हर दिल अजीज थे, गरीदा फरूकी और ये सलीम साफी और लफाफी और ये सारे ये मर गए हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो अब ये देखें कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये लॉयर्स ने भी आज हड़ताल की हुई है। आज लॉयर्स अपने उन्होंने जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार जो है उसमें वो की हुई है, हड़ताल की हुई है। तो आप देखें कि मुल्क के अंदर आर्मी चीफ साहब जो मुलाकात कर रहे हैं 50 बिजनेसमैनों के साथ। मुल्क के अंदर इस वक्त फाशिज्म चल रही है, जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक तरह का म्यूटनी लाइक और सिविल नाफरमानी की जो है तहरीक ही चल पड़ी है ना, ये कॉमन मैन जो बाहर निकला है। उस सूरत हाल में मुझे ये बताएं कौन पागल बिजनेसमैन होगा बाहर का कि पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, जबकि वहां बिजली कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है, आपके पेट्रोल नहीं आप खरीद सकते। और दूसरा फिर आपका जो सबसे बड़ी बात है इफ्तिखार भाई, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो चले आखिरी सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये जो एक सोशल मीडिया पर भी वार चली हुई है, और मीडिया जो मेन मीडिया हमारा उस पर भी बड़ी इसके बारे में खबरें बना रहे हैं
कि इमरान खान ने एक यहूदी वकील जो है, जिसने वो क्या नाम है, सलमान रुश्दी को डिफेंड किया था, उसको अपॉइंट कर लिया अपने लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वैसे तो हमारे एक और कॉलीग्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, तारक मतीन, उनके बारे में भी जो उज़्मा है इनकी नून लीग की उन्होंने हाँ जी। बहुत कुछ कहा है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो है कि लॉयर जो होता है वो अपने क्लाइंट का काउंसिल होता है, वो ये नहीं होता कि अब ये जो उस अज़मा की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि इसका वालिद जाहिद हुसैन, ठीक है ना, ये फौत हो गया है, मैं बात नहीं करता। ये रेमंड डेविस था जिसने 4 पाकिस्तानियों को शहीद किया था, और स्पेशल को बुलेट थी जो इनको CIA वालों को दी जाती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वो जिस तरह न्यूक्लियर हेड होता है, तो वो बुलेट का न्यूक्लियर हेड था उसमें। और मैंने बड़ा मशहूर एक कॉलम लिखा था उस पर, शमाइला का ख्वाब, इसकी बीवी एक थी, एक उसने फिर जहर खा लिया था, और उसके जो रेमंड डेविस को की जो वकालत थी, जो यहूदी जो CIA का एजेंट था, उसकी वकालत अज़मा जो है बुखारी, उसके वालिद ने की थी। तो उस वक्त तक तो वो बात नहीं थी। अब 90% लोग भूल चुके थे जाहिद को, ठीक है ना। अब ये जेफरी की ये बात कर रहे हैं, तो ये जेफरी साहब वो हैं कि जो जनाबे वाला जिस पे नासिर भट्ट जो UK का मुस्लिम लीग नून का जो सदर है, या नंबर 2 है, नंबर 3, जो अक्सर नवाज शरीफ के दाएं बाएं ऊपर नीचे खब्बे ऊपर ये सारी तरह वो घूमता फिरता रहता है, उसका केस उसके वो लड़ा था। फिर ये जो था क्या कहते हैं अपना इसहाक डार का यही फर्म उसकी वकील थी, ठीक है ना। और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं शकील उर रहमान जो है, जो कहता है कि जी हम सहाफत करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सहाफत नहीं करते। हाँ, वो उसका वो वकील था। अब ठीक है ना, अब ये उसको कर दिया। अब इमरान को तो पता भी नहीं था, उसको लायर्स ने पूछा, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो वकील को हायर कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें वो करना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप यहूदी में डेविड ब्लूम का आज मरियम नवाज किस खाते में मिली है जाके? वही डेविड ब्लूम जो अमेरिकी सफीर है, वो किस खाते में जो इलीगली जो है वो आपका मिल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो मिल रहा है, ठीक है ना। उधर तो आपको नजर नहीं आते यहूदी, ठीक है ना। ये किस खाते में मिली मरियम नवाज, उसका क्या हो, तो स्टेटस क्या है उसका, ठीक है ना। तो वो जनाब वो मुलाकात कर रही है मरियम, ठीक है। अब इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो वो अब इनको तकलीफ ये हुई है कि वो ह्यूमन राइट्स का वकील है। अब मैंने ये भी सुन रहा हूं कि वो उसी फर्म का कोई दूसरे वकील को ले लिया जाएगा कि सलमान रुश्दी का वकील नहीं है, अपना भी वकील नहीं है। तो इस बात में उन्होंने इतराज तो किया है। अब जाहिर है कि इतराज जो इधर से भी फिर बनता है कि अगर जाहिद हुसैन जो है रेमंड डेविस को निकालने वाला यहूदी, तो फौरन तौर पर यह मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की है इमरान खान को जेल के अंदर मर्डर करने के लिए, ठीक है ना। आप देखें इस तरह तिहाड़ जेल में भी इस तरह कुछ मुसलमानों को शहीद किया गया कि वो उनको प्रोवोक करके जनाब वहां पर लोकल कैदियों ने मर्डर करके फलां कर दिया। और इसी तरह पहले भी इमरान खान पर रिलीजन का कार्ड खेला गया। ये जो गोलियां मारी गई थी उसमें अब वो बंदा गायब है, वो जेल के अंदर, उसकी पता नहीं चल रहा कि उसकी जो तफ्तीश है या उसका जो बयान हुआ है या फर्दर प्रोसीडिंग है वो कहाँ पे गई हुई है, उसको बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिलीजियस कार्ड खेलने वाले थे ये हो गया काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, और ये इनके गले पड़ गया। तो अब वो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे खेला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा बंदा जो है वो आपने गिरफ्तार किया हुआ है, और वो अभी तक वो ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है ये पिछली हुकूमत की कंटिन्यूटी लग रही है हमें। तो अगर आता तो पहले वो इन सबको छोड़ देता, ठीक है ना। दूसरी बात ये, अगर ये आज काकड़ बात कर रहा था निगरान वजीर आजम ये सलीम साफी के प्रोग्राम के अंदर ही, के मतलब ये जनाब 9 मई वाला जो केस है, अगर 9 मई के बंदे जो है, हम कहते हैं कि जो गलत बात हुई है, तो 9 मई का आप जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे, ठीक है ना। अगर उनको जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जिसको भी सजा मिलती है, जिसका भी आप एविडेंस मिलती है, उसको सजाएं दें आप उसको, ठीक है ना। तो आप इसी तरह जो दूसरे जो केस हैं, वो जो 10,000 बंदा तो 9 मई का नहीं है। वो कहते हैं कि जी बेसिकली ये आर्मी चीफ के को हदफ बनाया गया था, ये पकड़ साहब फरमा रहे हैं कि जी 9 मई को बेसिकली, भाई हमारा पाकिस्तान का आर्मी चीफ की सिक्योरिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है। हमें यह बताया जाए कि 9 मई में जो हमारे कोर कमांडर है उसकी सिक्योरिटी कहां पे थी, उसका जो फुटेजेस कहां पे हैं, उनके जो कैमरे लगे वो कहां पे हैं,
ठीक है ना। और ये उसी सूरत में आप आर्गू कर सकते हैं जिस वक्त इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन में जनाब बकायदा ये सामने दलीलें वगैरह होंगी और उसके बाद जाके आप डिटर्मिन कर सके ना कि ये कौन, ये जो हमने बच्चियां पकड़ी हुई हैं, यास्मीन राशिद को पकड़ा हुआ है, खतीजा शाह और ये सारे, अब वो जाके वो काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू। अब इस केस को लेकर जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, क्योंकि इधर तो वो नहीं मिल रहा, हम भी तो इसी तरह ही बात करते हैं ना कि कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ की ऑफशूट है ना जो है, तो वो अब इसी का भी तो केस गया ही था ना आपके कुलभूषण यादव का, तो वो भी इस तरह सिलसिला चलेगा। तो ये जो अमेरिकन डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा इन यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड के अंदर है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। अब जब ये एक्टिव होगा, अब वो 1990 का ये वो बात नहीं है, लोग टीवी देखते ही नहीं है, आप सोशल मीडिया पे वो बात करते हैं, वो देखते हैं कि प्रोटेस्ट कैसा हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा जो फिरका वारियत की वो आप लहर दौड़ गई है। आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल के अंदर क्या अमेरिका जो ये इंडियन रॉ जो है वो क्या पेनिट्रेट नहीं कर जाएगी और वहां पे जो शिया सुन्नी फसाद को जो प्रमोट नहीं करेगी। गिलगित बल्तिस्तान आपको पहले पता है कि कितना जो इंडियंस जो है, इंडियन रॉ जो है उस पर कितना ज्यादा काम कर रही है, बलूचिस्तान पे काम कर रही है और गिलगित बल्तिस्तान पे काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि आपको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को जब तक पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी उस वक्त तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा और उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और जिस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप जितने मर्जी आप कानून बना लें, जितने मर्जी आप बिजनेसमैनों के साथ मीटिंगें कर लें, तो मईशत की भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। और ऊपर से आपको यह भी पता चल गया कि जो एमबीएस है उसने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया, और ये भी बिकॉज ऑफ प्रेशर है उसका इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया जो है वो बिजनेस प्रमोट कर रहा है। ये भूल जाएं आप, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल लेकर ताबुक, आपको कोई इस्लामी ब्लॉग शलाग नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये उसमें इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है। आप देखें वहां पे अमेरिका के अंदर मोदी का किस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है, वो चांद पे भी पहुंच गया, ठीक है ना। वो चांद से हम जो है वो अभी तक अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बातें कर रहे हैं और हमारे से बेहतर हो गया अफगानिस्तान जो है 40 साल से जिसके अंदर बम्बिंग होती है। तो हमें इस पे देखना चाहिए, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। और ये बिल्कुल आप करें, आप जो मर्जी कदम करें। अगर डॉलर, ये 3 हमें समझ लग जाएगी, एक डॉलर का आप 100 रुपए पे ले आए, 150 रुपए ले आए, पेट्रोल ले आए, और क्योंकि यही इकोनॉमी के इंडिकेटर्स है ना, इन्हीं से आपका महंगाई जो है वो बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। और बिजली जब आप दे ही नहीं सकते, आप कौन से, आप मुझे बताएं कि बिजनेसमैनों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं सारी, तो वो कहां से एक्सपोर्ट करें? इंपोर्ट से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट से है ना। एक्सपोर्ट आप कंपिटिटिव है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो लिहाजा ये एक ग्रिम सी सिचुएशन है, इससे निकलना बहुत जरूरी। जी काई साहब। ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना टाइम दिया आपने, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। जी यही था आज का सब रंग, और मैं जैसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कह रहा था कि इमरान और रियाज खान के लिए ज़रूर आप अपनी आवाज़ जो है वो उठाएं। अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो आप ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएं, और हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको खैरियत से अपने घर में वापस लेकर आए। और ये हम सब का फ़र्ज़ है, वो हमारा कॉलीग है और एक पाई का जर्नलिस्ट है, और उसके लिए हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। दूसरा, जो अभी हुकूमत छोड़कर गए हैं, ये ज़रा एक तस्वीर देखिएगा, इसमें 2 तस्वीरें तो आपको शहबाज शरीफ साहब की नज़र आएंगी, और 2 तस्वीरें जो हैं वो एक मौलाना साहब हैं और एक आसिफ जरदारी साहब हैं। क्या इनके चेहरों से लगता है कि अवाम का दर्द ये रखते हैं? देखिएगा ज़रा जी। तो अवाम जो है उनकी हंसी जो है वो छिन गई है, लेकिन ये लीडरान जो है हमारे वो खुश हैं। तो चलिए, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि आपकी वोट जो है वो तब्दीली ला सकती है।
अपनी वोट को सही इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज।